अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो ऑर्डर 43 जो किसके बारे में है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है लॉ गेट के लिए लास्ट ये ऑर्डर क्लियर करेंगे जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के बारे में। अब देखें, लास्ट टाइम हमने जो है ऑर्डर 41 क्लियर किया था जो था अपील फ्रॉम डिक्रीज। जितनी भी अपील्स होंगी किसके खिलाफ, डिक्री के खिलाफ। एक डिक्री पास हो जाती है कहाँ पर, लोअर कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब आपने उसके खिलाफ फर्स्ट अपील करनी है फॉर सपोज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो हमने लास्ट टाइम क्लियर किया था ऑर्डर 43 के अंदर। लेकिन आज हमने क्या क्लियर करना है, आज हमने क्लियर ये करना है कि ऑर्डर 43 बात किस चीज़ की करता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स की। अब ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात क्लियर की थी कि डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या फ़र्क है। अदालत के अंदर हर फैसला या अदालत की हर सुनवाई के अंदर जो अदालत कोई भी ऑर्डर पास करती है किसी के हक में, मिसाल के तौर पे कोर्ट ये कह दे कि आपने जो है आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या कोर्ट ये कह दे फॉर सपोज किसी भी पार्टी को कि आपने अगली सुनवाई पे जो है विटनेसेस को लेके आना है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑर्डर्स हैं। अब इन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील लायक कहाँ करेगी, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर करेगी। लेकिन जब हम उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाएंगे तो वो अपील जो है उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीक़ेकार है, डिटेल्ड प्रोसीजर कौन बताता है, आपके ऑर्डर्स बताते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो रूल 1 है इसके अंदर बहुत कम रूल हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रूल्स हैं। शॉर्ट लेक्चर होगा ये, और एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम जो है एक ओवरव्यू ले लेंगे किसका, सीपीसी का, जो हम आज तक पढ़ पढ़ चुके हैं इसके अंदर लॉ गेट के लिए। अब देखें, ऑर्डर 43 की अगर आप फर्स्ट प्रोविजन पढ़ें, फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, तो फर्स्ट रूल के अंदर क्या बात की गई है, फर्स्ट रूल के अंदर बात ये की गई है कि आपके जो अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से लाए होंगे, मैंडेटरी है या फिर जो है आपका डिस्क्रिशनरी। अब रूल 1 क्या कहता है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104 के, जो अपील है वो लाए करेगी 104 के तहत। आ रही बस, यानी कि ऑर्डर्स के खिलाफ जो अपील है वो कहाँ पर है मेंशन, 104 के अंदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया कि अपील किस तरीके से लाई करेगी, प्रोसीजर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि फॉलोइंग जो रूल्स बताए गए हैं, फॉलोइंग जो प्रोविजंस बताए गए हैं, उनके खिलाफ आप जो है सेक्शन 104 के तहत अपील लाया करेंगे। जिस तरीके से इसने एक लिस्ट बता दी कि एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7 रिटर्निंग ऑफ प्लेंट प्रेजेंटेड इन प्रॉपर कोर्ट। अगर कोर्ट ऑर्डर पास कर दे कि आप जो है क्या करें, आप जो है एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर, प्रॉपर अदालत के अंदर अपनी जो एक प्लेंट है वो फाइल करें। अब ये क्या है, ये देखें, ये एक ऑर्डर है कोर्ट का, डिग्री नहीं है। समझ में आ रही बात, ये एक क्या है, ऑर्डर है कोर्ट का। समझ में आ रही है जुलैद, कि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर क्या कर दे, जज साहब ये कहते हैं कि आप ये अपनी प्लेंट ले जाएं और एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर फाइल करें, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है कि ये प्रॉपर कोर्ट है। तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील करेगा वो ऑर्डर 43 के तहत करेगा, 104 के तहत करेगा, लेकिन प्रोसीजर 43 के अंदर है। अब लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि ऑर्डर 41 सीपीसी और उसी के साथ साथ जो हमारे पास जो सेक्शन के अंदर जो अपील है, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 96 अपील का है, सेक्शन 96 और 41 ऑर्डर के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि मिसाल के तौर पे किसी भी सेक्शन के खिलाफ अपील करनी है, किसी भी सेक्शन के तहत डिग्री पास हो गई है, उसके खिलाफ अपील करनी है तो वो सेक्शन 96 के तहत होगी फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील फिर जो है 100। लेकिन अगर किसी ऑर्डर के अंदर किसी रूल के खिलाफ आपने अपील करनी है जो कि डिग्री पास हो चुकी है, ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप ऑर्डर 41 के तहत जाएंगे। यानी कि ये मेन डिफरेंस है ऑर्डर और जो है सेक्शन का। ठीक है, जो ऑर्डर्स हैं उनको पास कौन करता है, उनको पास करती है हमारी हाई कोर्ट, या उनको अमेंड करने का जो इख्तियार है, ये भी आपने बेसिक डिफरेंस याद रख लेना कि जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उन ऑर्डर्स को अमेंड करने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, सेक्शंस को अमेंड करने का इख्तियार लेजिस्लेटिव बॉडी के पास है, यानी कि पार्लियामेंट जो कानून साज इदारा है उसके पास।
अब ये तो हो गया रूल 1, इसके अंदर पूरी लिस्ट बताई गई है, इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन इस लिस्ट के अंदर क्या है, अमेंडमेंट ऑफ हाई कोर्ट है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन, यहाँ पर आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप ये सिंपल बता दें कि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं, कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए अमेंडमेंट दे दी गई है। मिसाल के तौर पे सिंध हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट कर दी, या पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट कर दी, तो क्या उसको भी याद करना ज़रूरी है? देखें, अगर लॉ गेट दे रहे हैं तो लॉ गेट के लिए जहाँ पर एक स्पेसिफिक कोई सेक्शन है, उसके नीचे कोई लिखा हुआ है हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर, ठीक है, तो वो प्रोविज़न आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ गेट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविज़न, स्पेसिफिक जो है एक प्रोविंस के लिए वो लॉ गेट नहीं है, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए। तो वो जो है उस अमेंडमेंट को ज़रूरी नहीं कि आपको वही का वही सेक्शन, वही का वही रूल देंगे, वो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो एक जनरल प्रोविजन है उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है प्रोसीजर, ठीक है। द रूल्स ऑफ ऑर्डर 41 शल अप्लाई फॉर मे बी द अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। कह रहा है कि जो रूल्स 40 ऑर्डर 41 के अंदर जो रूल्स हैं वही के वही अप्लाई होंगे। कहाँ पर अप्लाई होंगे? वही के वही अप्लाई होंगे यहाँ पर भी। यानी कि सेम का सेम प्रोसीजर, वही का वही प्रोसीजर जो लास्ट टाइम हम पढ़ के आ चुके हैं, वो सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ भी अडॉप्ट हो रहा है। आ रही बात समझ में? उसके बाद रूल 3 क्या कहता है? नोटिस बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ अपील। जब एक डिफेंडेंट या एग्रीव पार्टी क्या करती है, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाती है, तो वो क्या करेगी? वो जो है नोटिस करेगी किसको? दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी को वो नोटिस देगी कि हम जो है अपील की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम अपील की तरफ जा रहे हैं। वेयर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इज प्रेफर्ड, फिर वही प्रेफर्ड वाली बात है कि जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि अपील इज ऑलवेज प्रेफर्ड। During the pendency of the suit, the appeal shall, before presenting the appeal, give notice to the appeal and respondent and his advocate delivering the copy of memorandum। यानी कि वो एडवर्स पार्टी के एडवोकेट को क्या देगा? उसकी कॉपी देगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये जो ऑर्डर्स है ना, सीपीसी के अंदर जो ऑर्डर्स हैं, ज़्यादा आपको कब समझ में आएंगे? जब आप प्रैक्टिस के अंदर उतरेंगे। ये इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर, ये आप जो है लॉगेट दे दें। लॉगेट देने के बाद हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो है क्या करेंगे, 1 मंथ या 2 मंथ का एक सेशन रखेंगे, जिसके हम अंदर हम आपको लीगल ड्राफ्टिंग सिखाएंगे। लीगल ड्राफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एडवोकेट के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, और साथ ही साथ हम जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस का आगाज़ भी करेंगे कि आप जो है लिटिगेशन फाइल किस तरीके से करते हैं। एक जो है फ्रेश जो न्यू यंग लायर है, वो प्रैक्टिस का आगाज़ कहाँ से करता है, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कहाँ से करनी है प्रैक्टिस, ये सारे की सारी बेसिक पॉइंट्स जो है वो मैं आपको लॉ गेट के बाद इंशाल्लाह सिखा दूंगा, ठीक है। 1-2 मंथ में ये सीख लीजिएगा, उसके बाद आप जो है किसी अच्छे एडवोकेट के पास चले जाइएगा। अगर वो नहीं मिलते तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, आपका जो भी सिटी के अंदर जो भी रेलेवेंट कोई अच्छा एडवोकेट है उसको ज्वाइन कर लें। फिर उसके कुछ महीनों बाद, नियर अबाउट कोई लॉ गेट के 6 मंथ्स बाद, आप जो है सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्या करते हैं, इंटरव्यू जाके देते हैं, उसके बाद लाइसेंस फ़ौरन ही मिल जाता है। उसके बाद रूल 4 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द रूल 3। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है? रूल 3 की जो एप्लीकेशन है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। प्रोविजन ऑफ द रूल 3 शल, मैंडेटरी है। म्यूटेटस म्यूटेंडस, म्यूटेटस म्यूटेंडस का मतलब क्या होता है? देखें, सीआरपीसी के अंदर भी आप जो है ये वर्ड बार बार देखेंगे, 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है। म्यूटेटस म्यूटेंडस का मतलब ये होता है कि सेम विद द स्लाइड चेंज, यानी कि वही का वही पर थोड़ा सा चेंज। थोड़ा सा चेंज यानी कि थोड़ी सी बात उसने अपनी रखी, अपनी बात थोड़ी सी रखी, और बाकी कहा कि बाकी सारी की सारी बात रूल 3 के अंदर जो बताई गई वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। अप्लाई टू द ऑल एप्लीकेशंस फाइल्ड बिफोर एन अपीलेट कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। कह रहा है कि जो लोअर कोर्ट में होती है ना, वही की वही सारी की सारी क्या होगी, वही की वही सारी अपीलेट कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ द सूट के अंदर बात होगी। यानी कि एप्लीकेशन फाइल उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आप जो है ऑर्डर 41 के अंदर फाइल करते हैं, वही का वही सब कुछ होगा विद द स्लाइड चेंज, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद क्या है? अब यहाँ पर हमने अभी तक जो पॉइंट क्लियर किया है, वो पॉइंट क्या क्लियर किया है? देखें, इन 4 रूल्स के अंदर हमने सिंपली ये पॉइंट क्लियर किया है कि ऑर्डर्स के खिलाफ अपील किस तरीके से लाए होगी, ठीक है। फिर वो फॉलोइंग ऑर्डर्स बता दिए गए, ठीक है। और अपील जो है किस प्रोविजन के तहत होगी? 104 के तहत होगी। उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर रूल 2 के अंदर ये बताया गया कि सेम वही जो 41 के अंदर बताया गया है, वही का वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। फिर उसने बताया कि नोटिस टू द एडवर्स पार्टी को आपने क्या करना है? आपने नोटिस सर्व करना है। फिर लास्ट में एप्लीकेशन बता दी ऑफ रूल 3 की, ठीक है। अच्छा, अब हम एक शॉर्ट अगर ओवरव्यू लें सीपीसी का,
तो देखें सीपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस का पोर्शन है, कुछ ऑर्डर्स का पोर्शन है। सेक्शंस बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, और जो ऑर्डर्स हैं वो क्या बताते हैं, वो आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताते हैं कि डिटेल प्रोसीजर क्या है उस प्रोविजन का, या फिर जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात है तो सेक्शन 26 ने बात की। फिर ऑर्डर 4 ने बात की कि डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि सूट का इंस्टीट्यूट किस तरीके से डिटेल्ड प्रोसीजर के तहत किया जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर बेसिक डेफिनेशंस क्लियर की थी हमने लास्ट टाइम कि डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, ये तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। मीन्स प्रॉफिट क्या है, जजमेंट डेटर क्या है, और जो है आपका डिक्री होल्डर क्या है, ये सारी डेफिनेशन थी। फिर कोई भी आप जब किसी भी अदालत में जब आप कोई भी आप सूट फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में करेंगे, एकदम हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, एकदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते, लोवेस्ट कोर्ट के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात की थी हमने, और फिर हमने ये देखा कि एक जो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है डिफरेंट प्रोविंस के अंदर या डिफरेंट जो है टेरिटोरियल उसकी जुरिस्डिक्शन की जहाँ बात आई थी, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि एक प्रॉपर्टी है जो कहाँ पर है, जो आपकी कसूर के अंदर भी लगती है और लाहौर के अंदर भी लगती है। तो बीच का जो डिफरेंस है पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर हमने फाइल करनी है लिटिगेशन, तो हम कहीं भी फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा, इसी के साथ साथ हमने कुछ आगे चल के बातें देखी कि अगर किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी करेगी। फिर सेक्शन 47 के अंदर हम आए थे, सेक्शन 47 ने ये बात की कि अगर आपने एग्जीक्यूशन फाइल करनी है तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन भी आप उसी केस के अंदर देंगे, सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, लेंदी मतलब कि लिटिगेशन ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। फिर उसके बाद हमने अपील जो है कमीशन को देखा, कमीशंस के ग्राउंड्स देखे कि क्या क्या ग्राउंड्स ऑफ कमीशंस हैं, 4 ग्राउंड्स है कमीशंस के, वो याद रख लेना है आपने। फिर 96 के तहत फर्स्ट अपील है, 100 के तहत सेकेंड अपील है, फिर 104 के तहत क्या है आपका अपील अगेंस्ट ऑर्डर है। फिर 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है। अब इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट जो है ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ द ऑल सिविल कोर्ट है, जो सीआरपीसी के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट कोर्ट है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने क्लियर किया। फिर हम ऑर्डर्स की तरफ आए, हमने ऑर्डर्स के अंदर डिटेल्ड प्रोसीजर भी देखा और डिटेल्ड उसकी स्टडी भी की बैरेक्ट से। अब देखें बैरेक्ट से स्टडी करने का फ़ायदा क्या हुआ। जाहिर सी बात है कुछ ऑनलाइन ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बैरेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा होगा लाइफ में, या फिर उनको शायद ये भी ना पता हो कि बैरेक्ट होता क्या है। लेकिन मैं अभी तक क्लियर करा चुका हूँ बैरेक्ट को किस तरीके से रीड आउट करना है, बैरेक्ट को पढ़ने का तरीका भी बता चुका हूँ, और हर लेक्चर के अंदर मैं जो है बैरेक्ट को पढ़ के बता रहा हूँ कि इस लाइन के अंदर ये है, और उसको ट्रांसलेट करके भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बैरेक्ट के वर्ड्स क्लियर नहीं होते। बैरेक्ट से ही आपका लागेट बनता है, किसी गाइड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हज़ार बार हर लेक्चर के अंदर नियर अबाउट बता ही चुका हूँ कि आपको किसी भी गाइड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं गाइड्स की तरफ तो फिर ये आपकी अपनी ऑन रिस्क है। ठीक है, उसके अंदर गाइड्स के अंदर मैं सिंपल इतना कहूँगा कि अगर आप गाइड्स की तरफ जाना भी चाहते हैं तो गाइड से सिर्फ और सिर्फ क्या करें, आप जो है वन लाइनर वाली गाइड ले लें, उससे आप बेसिक जो है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें और फिंगर टिप्स पे याद कर लें। बाकी जो बैरक के अंदर स्टडी है ना वो बैरक से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट अब जो हमारा लेक्चर होगा वो हम किसी मेजर एक्ट की तरफ ही आएंगे, पीपीसी उठा लेंगे या फिर सीआरपीसी उठा लेंगे। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने क्यूएसओ को पढ़ा है और सीपीसी को पढ़ा है। अभी तक हमारे 40 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये सारे के सारे लेक्चर जो मैं ग्रुप में शेयर डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, अगर आप एक एक लेक्चर को दो दो बार भी सुने ना, मैं समझता हूँ कि आपके 40 में से 39 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये नहीं ये पढ़ा है। देखें ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपने फ़ीस मुझे दी है, आपने मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है कि मैं आपको किस तरीके से गाइड करता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मेरा काम है कि मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरीके से कौन सा लेक्चर प्रोवाइड करूँ, कौन से जो है आपके नोट्स से कौन सी पिक्चर लेके शेयर करूँ, वो मेरा मसला है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने ये बात नहीं करनी कि सर ये नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये सब्जेक्ट नहीं उस सब्जेक्ट को यहाँ से शुरू करें, वो मेरा मसला है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो सीआरपीसी या फिर पीपीसी होगा, यानी कि हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ पढ़ने के बाद फिर हम जो है किस पे आ जाएंगे, लीगल एथिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जिसके 5 नंबर्स हैं उसको हम जो है 2 डेज़ के अंदर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है विद इन
फ्यू डेज़ हमारा जो है एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आ जाएँगे किसकी तरफ, क्रैश कोर्स की तरफ। अब जब क्रैश कोर्स की तरफ हम आएँगे तो इंशाल्लाह 10 डेज़ के अंदर हम जो है 10 सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे, यानी कि 1 दिन के अंदर 1 सब्जेक्ट। अब जब 1 दिन के अंदर 1 सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, तो आपने ये डिटेल्ड वाले जो लेक्चर्स लिए हुए हैं, उससे आप उस क्रैश कोर्स की तरफ जब आएँगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट रह गए थे, वो सारे क्लियर हो गए और आपका एक क्विक रिवीजन भी हो गया। ठीक है? फिर जब हम लास्ट में आते हैं, लास्ट में यानी कि जब आपको ये पता होता है कि यार आज फ्राइडे और परसों हमारा ला गेट का टेस्ट है। अब टेंशन ज़्यादा हो जाती है अक्सर स्टूडेंट्स के। तो उस लास्ट डे पे हम क्या करेंगे, 5 या 4 या 5 आवर्स की एक ही क्लास ले लेंगे, या फिर अगर 2 डेज़ बचे तो फिर हम जो है क्लास को डिवाइड कर देंगे 2 हावर्स के अंदर। यानी कि एक दिन हमने 2 घंटे की क्लास ली और एक दिन हमने 2 घंटे की क्लास ली। इसके अंदर इन 2 दिनों के अंदर या 1 दिन के अंदर हम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट ला गेट क्विक रिवीजन करते हैं, जिसके अंदर एक भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि उसके अंदर हम जो है जो मेन पॉइंट्स है उसको क्लियर कर रहे होते हैं, और जो अभी के लेक्चर हैं ये एक-एक इसके अंदर एक-एक कॉर्नर क्लियर होता है बेरेट का, ठीक है? तो ये भी लेक्चर लेना है, क्रैश कोर्स के भी लेक्चर लेने हैं, और साथ ही साथ वो 1 डे सेशन भी आपने अटेंड करना ही करना है, और डेली मॉक टेस्ट तो शेयर हो ही रहे हैं। किसी भी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज़ है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।